हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 13 वाक्य विचार के अंतर्गत इसका पार्ट 2 यानी भाग 2, जिसमें इसके पिछले वीडियो में हमने वाक्य विचार, उसके अंग, उद्देश्य, विधेय और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के सभी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो बारी बारी से इसके एक एक भेद को पढ़ते हुए बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसका पहला भाग है जो वाक्य का भेद है रचना के आधार पर सरल वाक्य। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कर्ता, उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, और एक ही विधेय, विधेय का अर्थ होता है मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें एक ही कर्ता हो और उसकी एक ही मुख्य क्रिया हो, मेन क्रिया हो। तो अगर ऐसा वाक्य है हमें, तो कर्ता को उद्देश्य और विधेय को मुख्य क्रिया कहते हैं, तो वही जो है सरल वाक्य कहलाता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, अमित गीत गाता है। राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया, तो यहाँ पे अमित जो है उद्देश्य यानी कर्ता है, गीत गाना जो है ये मुख्य क्रिया हो गई, विधेय हो गई, इसलिए ये सरल वाक्य है। और राष्ट्रपति ने ये उद्देश्य है यानी कर्ता है, और देश को संबोधित किया ये क्रिया है, जो कि सरल सी वाक्य में दिया गया है यहाँ उद्देश्य और विधेय को, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल जो है सरल वाक्य के एग्जाम्पल हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य का जो दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, यानी इसमें क्या बताया गया है, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य पर, किंतु, या, और, तथा, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक वाक्य हों और उन वाक्यों को पर, किंतु, या, और, तथा, इसीलिए समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया हो, तो ऐसे ही वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कार्तिक ने खाना खाया और खेलने चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्तिक ने खाना खाया, खेलने चला गया, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और समुच्चय बोधक शब्द ने, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, आज मुझे बुखार है इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो इसमें आज मुझे बुखार है शब्द को मैं, यानी वाक्य को, आज मुझे बुखार है वाक्य को मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है, इसीलिए समुच्चय बोधक शब्द ने, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल जो है संयुक्त वाक्य के हैं। यानी यहाँ पे आपको बस इतना ही देखना है, इतना ध्यान देना है कि 2 वाक्य हों और उन दोनों वाक्यों को पर, किंतु, या, और, तथा, इसीलिए ऐसे कुछ शब्दों ने जोड़ रखा हो, तो यही संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है मिश्रित वाक्य। तो जिस वाक्य में एक से अधिक सरल अथवा साधारण वाक्य हो तथा उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य उसके आश्रित हो, तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी मिश्रित वाक्य में ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं और कुछ वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। तो इन सरल और साधारण वाक्य में एक प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य होता है, और उस मुख्य वाक्य के ऊपर और जो उसके सरल और साधारण वाक्य डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। तो ऐसे अगर वाक्य होते हैं तो वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जिस लड़के ने दौड़ जीती है वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में जिस लड़के ने दौड़ जीती है ये डिपेंड वाक्य है, मतलब आश्रित वाक्य है, और वाश्रित इस वाक्य पे है कि वह मेरा मित्र है। तो वह मेरा मित्र ये प्रधान वाक्य है, इस प्रधान वाक्य पे ये वाला वाक्य डिपेंड है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आता है। तो यह वही लड़का है, ये वाक्य जो है कक्षा में प्रथम आता है, इस वाक्य पे आश्रित है, यानी ये जो है प्रधान वाक्य है, कक्षा में प्रथम आया है, और यह वही लड़का है ये आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर जो है मिश्रित वाक्य हो जाता है, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वाक्य परिवर्तन। तो आगे हमें पढ़ना है वाक्य परिवर्तन के बारे में, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। वाक्य के अर्थ को बदले बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना यानी बदल देना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। यानी जो भी वाक्य हुए हैं, जो भी सेंटेंस है हमारे सामने, उसमें हम उनके अर्थों को नहीं बदलेंगे, उनके अर्थ को परिवर्तित नहीं करेंगे, बल्कि उस वाक्य को दूसरे वाक्य में ही हम अगर बदल देंगे तो वही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो आइए इसके बारे में आगे हम समझते हैं।
सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाना। यानी यहाँ पे इस साइड सरल वाक्य दिए गए, इन सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो देख लेते हैं बारी बारी से। वह खाना खाकर खेलने चला गया, इस सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बनेगा उसने खाना खाया और खेलने चला गया। यानी यहाँ पे वाक्य था वह खाना खाकर खेलने चला गया, तो इसको हमने जो है दो वाक्य में इसको तोड़ करके बीच में समुच्चय बोधक शब्द को जोड़कर संयुक्त वाक्य बना लिया। उसने खाना खाया और खेलने चला गया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। अब नेक्स्ट हमारा वाक्य है वह आगरा जाकर ताजमहल देखेंगे। ये सरल वाक्य है, इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे वह आगरा जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वाक्य बन गए हैं, हम आगरा जाएंगे ताजमहल देखेंगे। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और समुच्चय बोधक शब्द ने, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अब नेक्स्ट है वह बाजार जाकर सामान खरीदेगा। इस सरल वाक्य का हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले दो वाक्य बनाएंगे, वह बाजार जा रहा है, फिर दूसरा वाक्य है सामान खरीदेगा। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और समुच्चय बोधक शब्द ने, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। अब नेक्स्ट है कवि की कविता सुनकर श्रोता हंस पड़े। तो इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो कवि ने कविता सुनाई, श्रोता हंस पड़े। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और समुच्चय बोधक शब्द ने, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अब नेक्स्ट है सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाना। यानी अभी तो हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना सीखा, अब हम सीखेंगे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इसमें पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है विजय परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, करके प्रथम आया। तो अब इसका हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। तो इसका बनेगा जब विजय ने परिश्रम किया तब वह प्रथम आया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विजय का परिश्रम करना ये आश्रित वाक्य है और ये वाक्य आश्रित है, तब वह प्रथम आया वाक्य पर। तो ये आश्रित वाक्य है, ये प्रमुख वाक्य है। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य बन गया। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो इस सरल वाक्य को हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। तो वैसे ही वह भाग गया ये प्रमुख वाक्य है और इस पे डिपेंड वाक्य है, आश्रित वाक्य है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, तो इस तरह से ये मिश्रित वाक्य है। मेघा के लिए लाई गई साइकिल उसे कभी पसंद नहीं आई। इस सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य हम इस तरह से बनाएंगे जो साइकिल मेघा के लिए लाई गई थी वह मेघा को कभी पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइकिल मेघा के लिए लाई गई थी, ये वाक्य वह मेघा को कभी पसंद नहीं, इस वाक्य पर आश्रित है। तो वह मेघा को कभी पसंद नहीं आई ये प्रमुख वाक्य है और ये इस पर डिपेंड वाक्य है। इस तरह से ये मिश्रित वाक्य है। अब आगे हम संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना सीखेंगे। तो संयुक्त वाक्य है राम दिन गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राम दिन गरीब है ये वाक्य, ईमानदार है ये दोनों वाक्य को जोड़ा है लेकिन समुच्चय बोधक शब्द ने, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो इसका हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। तो यद्यपि रामदीन गरीब है तथापि ईमानदार है। यानी यद्यपि रामदीन गरीब है, इस वाक्य का मतलब जो मुख्य प्रमुख वाक्य है वो है ईमानदार है। यानी ये आश्रित वाक्य इस प्रमुख वाक्य पर आश्रित है, यानी डिपेंड है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो गया। अब नेक्स्ट है ईसा ने मेहनत की और प्रथम आ गई। तो ईसा ने मेहनत की, प्रथम आ गई। इन दोनों वाक्य को जोड़ा है और समुच्चय बोधक शब्द ने, तो इसका हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। तो जब ईसा ने मेहनत की मतलब ये आश्रित वाक्य है, किस वाक्य पर आश्रित है, तब वह प्रथम आई। ये प्रमुख वाक्य इस वाक्य को मतलब ये वाला वाक्य इस प्रमुख वाक्य पर डिपेंड, इसलिए मिश्रित वाक्य है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। ये संयुक्त वाक्य में वह स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट गई, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और समुच्चय बोधक शब्द ने, इसलिए संयुक्त वाक्य है। इसका मिश्रित वाक्य बनेगा जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा। ये वाक्य डिपेंड है, वैसे ही गाड़ी छूट गई इस प्रमुख वाक्य पे, इसीलिए ये मिश्रित वाक्य है। तो आगे आइए स्टूडेंट, इस पार्ट में हम पद परिचय कर लेते हैं। यानी पद का अर्थ होता है शब्द, परिचय का अर्थ होता है परिचय देना। यानी यहाँ पे हम शब्दों के परिचय को समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यानी जो भी वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं, जो भी आते हैं उनमें जो शब्द प्रयोग होते हैं, पद मतलब होता है शब्द, तो उन शब्दों का अगर व्याकरण की दृष्टि से हमें इंट्रोडक्शन देना हो, उनका परिचय देना हो, तो वही पद परिचय यानी शब्द परिचय कहलाता है। तो आगे देख लेते हैं। प्रयोग की दृष्टि से 8 प्रकार के शब्द होते हैं। यानी अगर हम जो हिंदी व्याकरण में अगर प्रयोग के हिसाब से हम शब्दों को देखें तो उसमें 8 प्रकार के शब्द होते हैं। संज्ञा
यानी जितने नेमिंग वर्ड्स होते हैं। सर्वनाम यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। क्रिया यानी जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले। विशेषण यानी जो खासियत बताने वाले शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की खासियत बताए। संबंध बोधक मतलब कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य के मतलब अन्य शब्दों से उनका संबंध बताएं। समुच्चक बोधक मतलब कुछ ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तथा विस्मयादि बोधक कुछ ऐसे शब्द जो अचानक से हमारे मुंह से निकले। तो ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। और प्रत्येक शब्द का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अगर इन सभी शब्दों का हमें परिचय देना हो, इंट्रोड्यूस करवाना हो, किसी से इसका परिचय कराना हो, तो हमें निम्नलिखित जो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर संज्ञा के बारे में हमें किसी को बताना है तो उसमें संज्ञा के भेद बताएंगे यानी संज्ञा के प्रकार बताएंगे। फिर संज्ञा में लिंग को कैसे पहचानते हैं, लिंग यानी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है उसको बताएंगे। फिर संज्ञा में वचन को कैसे पहचानते हैं इसको बताएंगे। फिर संज्ञा के साथ कारक का कैसे प्रयोग होता है, कारक होता है ना 8 प्रकार का, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबोधन, तो इसके बारे में बताएंगे। फिर संज्ञा की क्रिया के बारे में बताएंगे यानी संज्ञा में क्रिया का प्रयोग कैसे होता है। फिर संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ संबंध यानी रिलेशन बताएंगे, तब जाकर के संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है सर्वनाम। तो सर्वनाम का अगर हमें किसी को ज्ञान कराना है तो उसमें हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, तो सर्वनाम के भेद बताने पड़ेंगे यानी सर्वनाम कितने प्रकार के इसके बारे में बताना पड़ेगा। और सर्वनाम में जो पुरुष होती है वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसके बारे में ज्ञान कराना होगा। और सर्वनाम में लिंग को हम कैसे पहचानते हैं यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। और सर्वनाम में वचन को कैसे पहचानेंगे कि सर्वनाम में वो शब्द एक वचन है बहुवचन है। और सर्वनाम में कारक का प्रयोग कैसे होता है, सर्वनाम में क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे। और मतलब कि किन शब्दों से हमको पता चले कि सर्वनाम में कौन से काम हो रहे हैं। और सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएंगे, तब जाके सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी होगी। अब नेक्स्ट है हमारा शब्द क्रिया। तो क्रिया के बारे में क्रिया के भेद जानने यानी क्रिया के प्रकार जानने हैं। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, अकर्मक सकर्मक क्रिया। और क्रिया में लिंग को कैसे पहचानेंगे, क्रिया में वचन को कैसे पहचानेंगे, क्रिया में धातु क्या होती है यानी धातु होती है बच्चों जो क्रिया का मूल शब्द है, जैसे पढ़ लिख खा भाग, ये धातु होती है। उसमें हम आगे जोड़ेंगे तो पढ़ना लिखना खाना भागना ये क्रिया बनेगी। तो ये धातु, क्रिया की धातु को पहचानना। काल यानी क्रिया में जो काल होता है, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, उसको जानना है। क्रिया का वाच्य मतलब कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, उसको जानना। फिर क्रिया में कर्ता मतलब काम को कौन कर रहा है, और कर्म से उसका संबंध जो होता है, कर्ता और क्रिया में कर्म का जो संबंध होता है, मतलब कर्ता और कर्म से क्रिया का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, इन सब बातों के बारे में अगर बहुत अच्छे से कोई विद्यार्थी जान जाए तो उसको क्रिया के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है विशेषण। तो विशेषण में हमको विशेषण के प्रकार को जानना है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण में लिंग कैसे प्रयोग होते हैं, उनमें कैसे लिंग को पहचाने, उसमें वचन को कैसे जाने, एक वचन है कि बहुवचन, और विशेष्य की विशेषता यानी विशेषण शब्दों की जो खासियत बताने वाले शब्द होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, तब विशेषण के बारे में हमको पूरी नॉलेज होगी। अब नेक्स्ट क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की खासियत बताने वाले शब्द। तो उसमें क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं, उनके जो प्रकार होते हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें जानना है। और विशेष्य के बारे में जानना मतलब विशेषण के द्वारा किसकी विशेषताएं बताई जाती, वही विशेष्य होता है। और क्रिया विशेषण में क्रिया का उल्लेख मतलब क्रिया को कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो हमें क्रिया विशेषण की पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक शब्दों का भेद यानी प्रकार, संबंध बोधक भेद शब्द जो कितने प्रकार के होते हैं, और जिसका संबंध जो है अन्य शब्दों में दिखाया जा रहा है संबंध बोधक का, उनके बारे में हम उल्लेख करना जान जाएंगे तो हमें संबंध बोधक के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक शब्द का भेद यानी समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और ये समुच्चय बोधक शब्द किन पदों यानी किन शब्दों को जोड़ता है, इनका उल्लेख करना अगर हम सीख जाएंगे तो हमें समुच्चय बोधक शब्द के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब आगे है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक शब्दों का भेद यानी विस्मयादि बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और विस्मयादि बोधक शब्दों से जो हमें जो भाव का निर्देश प्रकट होता मतलब जो फील हमें आती है, अगर इनके बारे में हम जान जाएंगे तो हम विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में जान जाएंगे। तो आगे स्टूडेंट यहाँ पे उदाहरण के द्वारा पद परिचय को यानी शब्दों के परिचय को बताया गया, जिससे हम समझ लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है मोहन पुस्तकालय जाता है। तो इन शब्दों के द्वारा हम पद परिचय कर लेते हैं। तो मोहन शब्द क्या है, मोहन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि आप देख सकते हैं मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे एक आदमी के बारे में बात की गई है, एक व्यक्ति के बारे में बात की, इसलिए संज्ञा है लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मोहन शब्द क्या है, पुल्लिंग है।
पुल्लिंग है और वचन में एक वचन है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिंग इसकी पुल्लिंग है और वचन इसका एक वचन है और कर्ता कारक है। कर्ता कारक मतलब काम किसके द्वारा हो रहा है इस वाक्य में, मोहन के द्वारा, इसलिए कर्ता कारक है। और जाता है क्रिया का कर्ता, मतलब जाता है शब्द इसमें क्रिया की कर्ता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द भी जातिवाचक संज्ञा, मतलब पुस्तकालय शब्द से हमको पता चल रहा है कि पूरी जाति का पता बता रहा है पुस्तकालय, मतलब बहुत सी पुस्तकें होती हैं, पूरी पुस्तकों की जाति है पुस्तकालय, तो जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, कर्म कारक है, जाता है क्रिया का कर्म है। और जाता है शब्द के बारे में देख लेते हैं। जाता है क्रिया है, वो भी सकर्मक क्रिया है और कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मोहन कर्ता की क्रिया है। तो इस तरह से इसमें हमने इसका पद परिचय किया। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इस जो है उदाहरण के द्वारा इसका पद परिचय कर लेते हैं। तो कछुआ जो है जातिवाचक संज्ञा, मतलब संज्ञा शब्द वो भी जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, चलता है क्रिया की कर्ता, मतलब यहाँ जो चलता है क्रिया देगे इसकी कर्ता कछुआ है। अब धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है और चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब ये चलता है जो क्रिया शब्द इसकी विशेषता धीरे धीरे शब्द बता रहा है। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है चलता है। तो चलता है क्रिया है, वो भी अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग एक वचन है, कछुआ कर्ता की क्रिया है। तो कछुआ कर्ता की क्रिया क्या है, इसमें चलता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस 2 एग्जाम्पल के द्वारा पद परिचय को जाना समझा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।